दोस्तों, बिहार के बारे में मुझे लगता है कि अगर पीछे चले जाएं तो लालू यादव, साधु यादव और फिर पप्पू यादव, वो एक उभरता हुआ चेहरा था। लेकिन साधु यादव से टकराहट लालू यादव को दोनों में प्यार में तय करना था और वो राहें अलग हुई, जुदा हुई। पप्पू यादव कांग्रेस के साथ आपने देखा होगा पिछले अभी चुनाव में गाड़ियों में बैठने से लेकर के, अपने बयानों से लेकर के, बात से लेकर के, हजारों एकड़ जमीन को लेकर के। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एनडीए की सरकार, प्रचंड बहुमत, देश के कई राज्यों में, बिहार में लगातार नीतीश के साथ पंचवर्षीय योजना 2005 से 2026 आ गया, 2025 में भी प्रचंड जीत। पप्पू यादव उनकी आंख में खटकते थे, पर वक्त के पास हर गुनाह का हिसाब होता है। देर से ही सही मगर जनाब लाजवाब होता है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बिहार में कब कौन किसके साथ खेल कर जाए और कब किसका खेला हो जाए, ये तो शायद चाणक्य भी आज के दौर में होते हो तो अपना सिर खुजलाते। हुआ यूं ही, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बाहुबली और खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले राजेश रंजन और पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप कहेंगे बिहार में किसी बाहुबली नेता का गिरफ्तार होना कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, रूटीन वर्क है। लेकिन जनाब, कहानी में ट्विस्ट है कि गिरफ्तारी आज के किसी कांड के लिए नहीं बल्कि 31 साल पुराने, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत की थी लालू यादव, साधु यादव और पप्पू यादव। जी हाँ, 31 साल पुराना 95 का मामला है। अब जरा सोचिए कि 95 में आप क्या कर रहे थे। शायद आप में से कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, या खासकर जंजी वाली टीम। मोबाइल फोन ईंट जैसा दिखता था, इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, और शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का हाथ मांग रहे थे। ये जमाने की बात है। तो फाइल भी उसी जमाने की है जिस फाइल पर इतनी धूल जम चुकी, शायद दीमक भी खाकर बोर हो गए होंगे। इसे अचानक बिहार पुलिस ने झाड़ पोंछकर नया ताजा किया और बाहर निकाला, और उसके निकलते पप्पू यादव सलाखों के पीछे। पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की स्क्रिप्ट, उसके पीछे की सियासत और टाइमिंग को जो कॉकटेल बना है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए फ्लैशबैक से लेकर जरा फ्राइडे नाइट का एक्शन पर नजर डालते हैं। पटना का मंदिरी इलाका, रात के 12 बज रहे थे। आमतौर पर ये तो वक्त होता है कि जब शरीफ लोग सो जाते हैं और शायर जाग जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव के घर बाहर खाकी वर्दी वालों का जमावड़ा लग गया। एक दो नहीं बल्कि एसपी सिटी, 5 डीएसपी, आधा दर्जन थानेदार, करीब 100 पुलिस कर्मियों की फौज। ऐसा लग रहा था मानो किसी आतंकवादी या किसी बड़ी घटना या कोई बड़ा सुराग मिला है तो पकड़ने की तैयारी थी पप्पू यादव की। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली से संसद सत्र अटेंड करके लौटे थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अचानक उनका स्वागत, पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जो माहौल बना, पप्पू यादव अड़ गए। उनके समर्थक पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए, नारेबाजी होने लगी। पप्पू यादव ने पुलिस से कहा कि भाई रात का वक्त है, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं, सुबह ले जाना। लेकिन पुलिस के पास कोर्ट का वारंट था, और जब ऊपर से दबाव हो इस बात का तो पुलिस बेचारी अपनी ड्यूटी ही निभाती है। अब सवाल यह है कि आखिर 95 में क्या हुआ था, ये किस्सा क्या है? दोस्तों, गर्दनी बाग का आरोप है कि पप्पू यादव ने एक मकान किराए पर लिया था, लेकिन मकान मालिक को यह नहीं बताया कि वो वहां अपना राजनीतिक ऑफिस खोलेंगे। अब आप सोचिए, किराए के मकान और किराएदार के झगड़े हमारे देश में कितने आम है। मकान खाली न करना, अवैध कब्जा करना, ये सब तो दीवानी मामला लगता है। लेकिन यहाँ धाराएं लगी 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी जालसाजी और आपराधिक साजिश की कानून के जानकार बताते हैं कि पप्पू यादव ने कोर्ट के सम्मन को हल्के में लिया। तारीख पे तारीख पड़ती रही, लेकिन सांसद महोदय अदालत नहीं पहुंचे। और कानून का एक पुराना उसूल है, आप कितने भी बड़े बाहुबली हो क्यों ना हो, कानून के हाथ हमेशा आपसे 2 इंच लंबे ही होते हैं। कोर्ट ने पहले वारंट जारी किया, फिर कुर्की का आदेश किया, और अंत में पुलिस को वो करना पड़ा जो 31 सालों से पेंडिंग था। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ कानून का अपना काम करना था, या फिर इसके पीछे की कुछ कहानी है जो आपको चेहरे पे या सामने पे नहीं दिख रही है? यहाँ एंट्री होती है राजनीतिक टाइमिंग की, और जब टाइमिंग की बात हो तो इत्तेफाक शब्द राजनीति की डिक्शनरी में नहीं मिलता। पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव बिहार सरकार और खासकर बीजेपी के कोटे से बने मंत्री नेताओं के खिलाफ काफी मुखर थे।
मामला जुड़ा जहानाबाद की एक नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और उसकी मौत से। पटना के हॉस्टल में रहने वाली उस छात्रा के साथ जो हुआ उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। पप्पू यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के नाक में दम कर रखा था। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि इस कांड में रसूखदार लोग शामिल हैं, मंत्रियों के बेटे भी शामिल हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम और गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी को चैलेंज कर दिया था कि पप्पू यादव का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी इसी आवाज को दबाने के लिए की गई है, एक साजिश है। वो कहते हैं कि नीट में बेटी के लिए लड़ रहा था, इसलिए मुझे फंसाया गया। सरकार मुझे डराना चाहती है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, चाहे वो फांसी पर चढ़ा दूं। अब ऐसे कौन से क्रोनोलॉजी समझी जाए? एक तरफ वो सरकार को घेरते हैं, मंत्रियों का नाम उछालते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ अचानक 31 साल पुराने एक विवाद में, और वो इतना बड़ा हो जाता है कि रातों रात 100 पुलिसकर्मी उन्हें उठाने पहुंच जाते हैं। वो अलग बात है कि पप्पू यादव का वजन बहुत ज्यादा है, सामान्य लोगों से उठेगी भी नहीं। क्या इसे मैं सहयोग कहा जाए? विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा। राहुल गांधी के से प्रियंका गांधी तक सबने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि एक लोकप्रिय नेता की आवाज दबाने की कोशिश है। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार महिला सुरक्षा पर फेल हो वो सवाल उठाने वालों को ही जेल में डाल रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का अपना तर्क है। केंद्रीय मंत्री और मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा कि उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलेगी, और अगर निर्दोष है तो उस पर कोई आंच नहीं आई। ये सब मामला कोर्ट में है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। चिराग पासवान का बयान सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कानून अपना काम करता है तो फिर 31 साल की देरी क्यों? मित्रों, पब्लिक है, सब जानती है। ये राजेश खन्ना को वो डायलॉग, वो गाना आपने सुना होगा। कानून की फाइलें कब खुलती हैं और कब बंद होती है, अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आरोपी किस पार्टी के साथ खड़ा है या किसके खिलाफ खड़ा है। अब आते हैं इस क्लासिक सीन पर जो हर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद होता है। गिरफ्तारी हुई, उसके कुछ ही घंटों बाद पप्पू यादव को चेस्ट पेन यानी सिरे में दर्द शुरू हो गया। ये मेडिकल कंडीशन कम और लीगल स्ट्रेटजी ज्यादा लगती है। उन्हें पहले बेउर जेल ले जाया गया, वहां से आईजी, आईएमएस और फिर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। और पीएमसीएच में तो हद ही हो गई, पूर्णिया के माननीय सांसद को बेड तक नहीं मिला, उन्हें स्ट्रेचर पर कॉरिडोर में लेटा दिया गया। ये तस्वीरें अपने आप में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा व्यंग भी है कि एक सांसद को अगर स्ट्रेचर पर लेटाया गया, उसके लिए बेड नहीं है, तो आम आदमी का क्या हाल हो। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया है, लेकिन समर्थकों को कहना है कि उन्हें जेल में टॉर्चर किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश हो सकती है। खैर, पप्पू यादव की शख्सियत भी बड़ी दिलचस्प है। वो एक ऐसे नेता है जो विरोधाभास का चलता फिरता बंडल है। एक तरफ उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, उन पर सीपीआई एम नेता अजीत सरकार की हत्या का आरोप, उम्र कैद की सजा हुई और फिर वो बरी भी हो गए। उस आरोप से वो बरे हुए। उनका नाम लेते ही 90 के दशक का जंगल राज बाहुबलियों का दौर याद आता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि पप्पू यादव की एक इमेज रॉबिन हुड नेता की भी है। जब बिहार में बाढ़ आती है तो पप्पू यादव कमर पर पानी में घुसकर लोगों को खाना बांटते दिखते हैं। जब कोरोना काल में पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर था तो पप्पू यादव ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे। एम्बुलेंस माफियाओं को बेनकाब कर रहे, तो उन्होंने अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बनाई है जो उन्हें नेता नहीं मसीहा मानती है। यही वजह है कि तमाम विरोध और पार्टियों के गठबंधन के बावजूद उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते, बार बार जीते, बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने धूल में चढ़ाई है। शायद यही लोकप्रियता अब उनके लिए मुसीबत बन गई। सियासत में जब आपका कद इतना बड़ा हो जाए तो लोग उसे कतरना वाजिब समझते हैं और कतरने के लिए चाले भी चलते हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के संतोष कुशवाहा को हराया था। यानी उन्होंने एक साथ लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया। अब जब वो संसद में और सड़क पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, तो दुश्मनों की कमी तो है नहीं। इस पूरे प्रकरण में एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, पप्पू यादव ने हाल में ही पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर वो लड़े और जीते। आज जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी है, लेकिन आरजेडी का रुख थोड़ा सधा हुआ है। तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए पप्पू यादव ऐसे हैं कि साथ ले नहीं सकते, खिलाफ बोल नहीं सकते। बहरहाल, जब गेंद अदालत के पाले में हो, सोमवार को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। उनके वकीलों का कहना है कि जिस धारा 467 के तहत वारंट जारी हुआ वो इस मामले
में लागू ही नहीं होता। ये महज एक दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह नहीं कि वो जमानत पर बाहर आएंगे या नहीं। सवाल यह नहीं कि क्या बिहार के राजनीति में विरोध की आवाज पर मुकदमे दर्ज होंगे, और सालों दर्ज मुकदमे या सालों दर्ज वो दबी हुई फाइलें 31 साल बाद क्या पुराना जिन्न बाहर आकर निकला? तो पप्पू यादव क्या इस सिस्टम की दुखती रद को समझ नहीं रहे, या वो आंख की किरकिरी बनते जा रहे हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल क्या है, वाकई में कानून का शासन है या फिर रूल ऑफ लॉ का इस्तेमाल रूल ऑफ लॉ की तरह किया गया होता तो 31 साल की देरी नहीं होती। रही बात उस नीट की छात्रा जिसको इनके न्याय के बाद पप्पू यादव लगातार कर रहे थे, क्या वो इस न्याय की लड़ाई में मुद्दे को डाइवर्ट करके वो बलि के बकरा बन जाएगा, या ये मसला पप्पू यादव बनाम नीट की उस छात्रा को न्याय से संबंधित बातें रह जाएंगी? पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जिस मुद्दे को उठा रहे थे, उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? केस 31 साल पुराना है, केस दीवानी का है, या केस आपराधिक घटना का है? और चिराग पासवान की इस बयान या पूरा इसका जो मिला जुला असर है, तेजस्वी की खामोशी, राहुल प्रियंका का बयान और स्वयं में पप्पू यादव की लोकप्रियता, तो राजनीतिक ड्रामे में अगला एपिसोड हमारी नजर पर रहेगा, क्योंकि बिहार भैया यहां पिक्चर अभी बाकी है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद।